चलिए आराम गृह में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करते हैं बजट पे कि जो कल बजट पेश हुआ है उस पे हम लोग ये एक विस्तृत चर्चा करेंगे। और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में कि बजट के जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, क्योंकि हमारे देश के नंबर 1 जितने भी चैनल हैं उन सभी लोगों ने पहले से भर भर के बता दिया होगा कि क्या क्या किया जाएगा, क्या होता है बजट। तो आप सभी लोग देख ही चुके होंगे और बाकी सब चैनलों पे भी देख चुके होंगे कि किस तरीके से बजट को एक्सप्लेन किया गया है। तो नंबर 1 मीडिया चैनल वाले से सावधान रहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है बस उसके बारे में पढ़िए। तो आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय बजट 2022-23 के बारे में। ठीक, पहले उसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर में ये बजट होता क्या है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर दिख रहा होगा। जी बिल्कुल, आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए अगर दिखे भी ना तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, ये उससे ज्यादा आपको पता चलेगा। ठीक, जो मैं बोलूंगा उसको आप सुनने पे ज्यादा फोकस करिएगा, इससे ज्यादा आपको क्लियर होगा। देखिए सबसे पहली बात कि बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं है। ठीक, आर्टिकल नंबर जब हम लोग 112 की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय और विवरण लिखा हुआ है। क्या लिखा है? विवरण। ये आर्टिकल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, ना कि बजट लिखा हुआ है। हाँ हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। हमारे जो आर्टिकल नंबर 112 में जो लिखा हुआ है बजट का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। ठीक, बजट जो है कि वोल्गा शब्द है। क्या है? वोल्गा शब्द है। अगर हम बात करें कि अगर स्वतंत्र पहला बजट किसने पेश किया था भारत में, बजट शब्द का उल्लेख सबसे प्रथम किसने किया था? तो विल्सन ने किया था, जेम्स। ठीक, किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या नाम है, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था जो भारतीय द्वारा पेश किया गया था, तो वो कौन थे? शफिनम चेट्टी थे। कौन थे? चेट्टी करके याद कर लेते हैं। ठीक, चेट्टी। ठीक, चेट्टी करके याद, शफिनम चेट्टी करके नाम था, उनको हम लोग चेट्टी करके याद कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि बजट के बारे में, थोड़ा सा इतिहास बजट का जान लेते हैं कि सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, बजट शब्द का उल्लेख कहाँ है। देखिए हमारे संविधान के किसी भी बुक में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। उसको हम लोग बजट जो बोलते हैं इंग्लिश में बोल देते हैं भले, लेकिन उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। आर्टिकल नंबर 112 में इसका वर्णन किया गया है। और फिर सबसे पहला बजट अगर भारत में बजट शब्द का उल्लेख कोई लेके आया था तो कौन लेके आया था? जेम्स विल्सन। फिर कोई भारतीय जिसने बजट पेश किया तो शफिनम चेट्टी थे। फिर अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत का पहला गणतंत्र बजट किसने पेश किया था, तो वो हमारे तीसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था जॉन मथाई। ठीक, कौन थे? जॉन मथाई। अगर बात करें कि प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए बजट प्रथम बार किसने पेश किया था, कि भैया प्रधानमंत्री भी हैं और क्या है बजट भी पेश कर रहे हैं, तो वो हमारे कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। करीब जो इनका दूसरा प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा था उसमें इन्होंने अपना ये जो है बजट पेश किया था। प्रधानमंत्री के पद पे आसीन रहते हुए वित्त मंत्री का कार्य इन्होंने संपन्न किया था। ठीक, तो इतना इतिहास आपके लिए काफी है, या हम थोड़ा और बैकग्राउंड पे बात करें। देखिए बजट क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले याद रख लीजिए, प्रथम बार भारत में बजट शब्द का उल्लेख कोई लेके आया था, कौन लेके आए थे? जेम्स विल्सन लेके आए थे। प्रथम भारतीय जिसने बजट पेश किया था तो शफिनम चेट्टी करके याद हो जाएगा। फिर तीसरा था गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, तो किसने? जॉन मथाई ने किया था 1950 में। ठीक, अगर बात करें प्रधानमंत्री के पद पे आसीन रहते हुए बजट किसने पेश किया था, तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था प्रथम बार। हालांकि बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने किया है ऐसा, लेकिन सुनहरा मौका हर किसी को नहीं मिला है। अब देखिए बजट होता क्या है, पहले अपनी नॉर्मल भाषा में समझते हैं। देखिए बजट का मतलब सीधा होता है पिछले 3 वर्षों का आने वाले और पिछले 3 वर्षों का मिला के जो लेखा होता है। बजट मतलब 3 वर्षों का लेखा जोखा होता है। एक होता है पिछला वर्ष, एक होता है वर्तमान वर्ष, एक होता है आने वाला वर्ष। इन तीनों वर्षों का लेखा जोखा जो होता है, जो हिसाब किताब होता है, जो खर्चा होता है, उसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। बजट का मतलब सीधा होता है कि हम, जैसे मान लीजिए मेरे घर का इनकम 10,000 रुपया है। ठीक, 10,000 रुपया है मेरे घर का इनकम, तो हम 5,000 कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, 2,000 कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, 1,000 कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कितना स्वास्थ्य पे करेंगे, कितना हम अपने क्या नाम है पढ़ाई पे करेंगे, पढ़ाई यानी कि एजुकेशन पे कितना करेंगे, कितना स्वास्थ्य पे करेंगे, कितना हम डिफेंस पे करेंगे। मतलब हम अपने लिए भी सुरक्षा रखेंगे ना कि भैया हमें कुछ दिक्कत हो गया, हमारे ऊपर कोई मार मुर दिया, तो हम अपने लिए भी कुछ सुरक्षा रखेंगे ना, कि हमारा चोरी हो गया तो उसके लिए भी सेफ्टी रखते हैं, तो अपने सुरक्षा के लिए भी थोड़ा सा रखेंगे। और थोड़ा कुछ अगर पैसा बचेगा तो उससे कई योजनाओं को भी करेंगे, जैसे कई योजना जैसे कि हो गया
कहीं एफडी खोल दिए, कहीं खाता खोल दिए, ठीक, कहीं पैसा सेव करने लगे, तो ये सब चीज़ें भी करेंगे। तो सीधा सीधा मतलब क्या होता है, हमारे बजट का सीधा सीधा मतलब होता है कि हमें इन 3 सालों का पूरा ब्यौरा तैयार करना है और इन 3 साल का पूरा ब्यौरा बताना है कि हमारा जो बजट है इसमें क्या क्या करना है। हमें स्वास्थ्य पे कितना खर्चा करना है, एजुकेशन पे कितना खर्चा करना है, हेल्थ पे कितना खर्चा करना है, भारत के विकास पे कितना खर्चा करना है। अगर मेरा बजट रहेगा तो हम केवल अपने विकास के बारे में सोचेंगे। भारत का अगर भारत के वित्त मंत्री जो बजट पेश करेंगे वो किस पे ध्यान देंगे, हमारे जो है हमारे देश भारत के लोगों पे ध्यान देंगे। तो अब हम लोग आते हैं इतिहास पे। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चर्चा में क्यों है बजट, कराधान यानी कि कर में कितनी छूट दी गई है, क्या किया गया है, नई पहल क्या क्या है, महत्वपूर्ण आवंटन क्या क्या है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इतने चीजों को हमें बजट में पढ़ना है। तो आप ज्यादातर कोशिश करिएगा मेरी बातों को सुनने के लिए, ठीक। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग उसी पे बात करेंगे, फालतू का टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, टाइमिंग नहीं है किसी के पास, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बात की, देखिए 2022-23 का बजट किसने पेश किया, निर्मला सीतारमण ने। पिछला जो बजट था वो पूरा डिजिटली बजट था, डिजिटल बजट था, ठीक। ये चौथी बार निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये बजट पेश किया जा रहा है, उनके द्वारा, ठीक, चौथी बार उनके द्वारा पेश किया जाता है। कंटिन्यू हो सकता है, बारी बारी से भी हो सकता है, लेकिन चौथी बार ये निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगे क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक। वित्त विभाग का, आर्थिक विभाग का, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा इसको बजट को तैयार किया जाता है और उनके द्वारा इसको पेश किया जाता है, ठीक। वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक उसके द्वारा ये बजट को तैयार किया जाता है और पेश किया जाता है इनकी अनुमति से। ये सब ब्यौरा सब तैयार होना दिसंबर से ही शुरू हो जाता है। सब जितने भी राज्य होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब अपना अपना खर्चा लिख लिख के भेज देते हैं कि भैया हाँ ये हमारे यहाँ करना है, ये करना है, वो करना है, सभी चीजें यहाँ पे दे दी जाती है। तो उसके बारे में बात से हम लोग डीपली चर्चा कर लेंगे जब मेंस ओरिएंटेड आएंगे, ठीक। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी घाटा 6.4% लाने का लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी क्या होता है, सबसे पहले एक साल में, ठीक, किए गए वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य निकल के आता है उसी को जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक। जीडीपी का मतलब होता है, याद रख लीजिएगा, ये एक बाउंड्री है, एक देश की बाउंड्री है, ठीक। जीडीपी इस बाउंड्री, एक देश की बाउंड्री के अंतर्गत किए गए वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य निकल के आता है उसी को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य निकल के आता है उसी को जीडीपी कहा जाता है या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में राजस्व घाटा 6.4% लाने का अनुमान रखा गया कि हाँ इतना हम लोग ला देंगे। जीडीपी ग्रोथ रेट 9.27 रखने की उम्मीद रखी गई है। पिछली बार 11% रखने की उम्मीद करी थी कि हम लोगों का जीडीपी कितने % से ग्रोथ करेगा, 11% है, लेकिन ग्रोथ किया नहीं क्योंकि हम लोग कोरोना के सेकंड लहर से सामना कर रहे थे। इस समय कोरोना के थर्ड वेव से हम लोग सामना कर रहे हैं, ठीक। जीडीपी ग्रोथ रेट 9.27 लाने की उम्मीद रखी गई है, कितना % हम लोग ला देंगे। पूंजीगत व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय मतलब कि हमारे जो है पूंजीगत व्यय कितने हैं, 10,68,000 लाख करोड़ रुपए हमारे क्या है, पूंजीगत व्यय है। और ये जीडीपी का 4.1% होने का अनुमान रखा गया है कि ये जीडीपी का 4.1% है अनुमानित। अब बात करते हैं कि हम किसके बारे में बात करेंगे, कराधान के बारे में। कराधान के बारे में हम लोग बात करेंगे कि टैक्स रिलेशन में, मतलब कि कितना खर्चा किए हैं, कहाँ से कितना कितना हमें मिला है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले कर में कोई बदलाव नहीं किया गया, याद रख लीजिएगा, कर में कोई बदलाव नहीं किया गया। जो जितना % कर था पिछले बजट में भी उतना ही कर रखा गया है, ठीक। केंद्र और राज्यों के कर्मचारियों के में कर की कटौती को, केंद्र और राज्य के कर्मचारी कर में कटौती की सीमा को 10% से बढ़ा के 14% कर दिया गया है। तो उनके कर में 10% से कटौती को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, केंद्र और राज्य के कर्मचारियों, जैसे मान लीजिए केंद्र का कर्मचारी मैं हूं और राज्य के कर्मचारी कोई और है, तो उनके दो करों में 10% से बढ़ा के कटौती का दर कितना रखा गया है, 14% रखा गया है। डिजिटल संपत्ति के लाभ पर टैक्स 30% देना होगा। अगर डिजिटल संपत्ति से आप कुछ कमाते हैं, कुछ अर्निंग करते हैं, तो उसके द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा, 30% टैक्स देना पड़ेगा। 30%, जैसे कि मान लीजिए मैं डिजिटली आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे कोई इनकम होती है यूट्यूब से, तो हमें टैक्स कितना % देना पड़ेगा, 30% देना पड़ेगा। तब मैं आपको इसी के लिए इसमें बताया गया। देखिए अब हम लोग को बात करना है कि पैसा हमें कहाँ से मिला है, मतलब कहाँ से मिला है।
और फिर हम लोग कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। देखिए मिला कहाँ कहाँ से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को उधार से मिला है सबसे ज्यादा, ठीक, सबसे ज्यादा उधार से मिला है 35%, जीएसटी से हमें मिला है 16%, निगम कर से मिला है 15%, आयकर से मिला है 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से मिला है 7% और गैर राजस्व कर से 5% और कस्टम से मिला है और 5%। सबसे ज्यादा हम लोगों को पैसा कहीं से मिला है तो उधार से मिला है। फिर उसके बाद कहाँ से मिला है, जीएसटी से मिला है। सबसे ज्यादा उधार से और सबसे ज्यादा उसके बाद कहां से मिला है, जीएसटी से मिला है। सबसे ज्यादा उधार से मिला है, फिर उसके बाद कहां से मिला है, जीएसटी से मिला है। सबसे ज्यादा उधार से मिला है और फिर उसके बाद जीएसटी से मिला है। सबसे ज्यादा उधार से पैसा मिला, फिर दूसरा हम लोग को कहां से मिला है, जीएसटी से मिला है, ठीक। फिर हम लोग खर्च कहां कहां से किए, सबसे ज्यादा ब्याज देने पे खर्च किए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा भी लिए तो सबसे ज्यादा ब्याज भी हम लोग देंगे, ठीक। सबसे ज्यादा ब्याज देने पे खर्च किए। दूसरा हम लोग कर शुल्क में कर शुल्क जो होता है उसमें खर्च किए। फिर उसके बाद केंद्रीय जो स्कीम होती है उसमें 15% खर्च किए। फिर उसके बाद हमारा जो वित्त आयोग है जिसको केंद्र राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है उसमें भी हम लोग खर्च किए 10%। और केंद्रीय योजनाएं जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती है जो केंद्र के द्वारा निर्धारित होती है उसमें 9% खर्च किया गया है। फिर उसके बाद रक्षा में 8%, छूट में 8%, पेंशन में 4% किया गया है। ये हमारा जो है टैक्स पैसा कहां से आया है और कहां गया है उसका पूरा डाटा था। सबसे ज्यादा हम लोगों ने पैसा कहां से उधार से पाया है तो ब्याज देने में ही सबसे ज्यादा चुकाया है। दूसरा हम लोगों को सबसे दूसरे नंबर पे जीएसटी से आया है तो दूसरे नंबर पे हम खर्च कहां किए हैं, कर शुल्क में खर्च किए हैं। तो तीसरा जो है अब नई पहल क्या क्या है, चर्चा में क्यों था बजट मैंने बता दिया आपको, ठीक। अब चर्चा में क्यों था वो बता दिया मैंने, ठीक। ये पूरा का पूरा बजट है किसको देख के बनाया गया, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों के देख रेख के लिए बनाया गया है। इनको समर्पित है, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों के समर्पित ये बजट बनाया गया है। तीसरा नई पहल क्या क्या है, याद रखिएगा, जो आरबीआई है एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसके गवर्नर शक्तिकांत दास साहब हैं, ठीक, वो क्या करेंगे, डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। जैसे कि बिटकॉइन है, आप देखते हैं ना, डिजिटली करेंसी है, लिब्रा है, ये सब चीजें क्या है, डिजिटल करेंसी। उसी तरीके से आरबीआई भी क्या करेगी, एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी जो आरबीआई के द्वारा निर्धारित होगी। तो इसमें अगर आप पैसा निवेश करते हैं, इसमें आपको इन्वेस्ट करते हैं तो इन सब चीजों से क्या होगा, आपको फायदा ही होगा, ठीक। ये आरबीआई लॉन्च करती है तो जान सकते हैं आप लोग, ठीक। 5 नदी जोड़ो परियोजनाएं पे पैसा लगाया जाएगा, मतलब 5 नदी जोड़ो परियोजनाओं पे इन्वेस्ट किया जाएगा, इनको संपन्न किया जाएगा। ताप्ती को नर्मदा से जोड़ा जाएगा, गोदावरी को कृष्णा से जोड़ा जाएगा, कृष्णा को कावेरी से जोड़ा जाएगा और दमन गंगा को किसी पिंजाल से जोड़ा जाएगा। ये 5 नदी परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। क्या किया जाएगा कि एक नदी को मिलाकर दूसरी नदी से जोड़ दिया जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, नदी जोड़ो परियोजना कहते हैं। तीसरा हमारा क्या है, 2022-23 में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। सुनने पे ध्यान दीजिएगा, दिखेगा कुछ भी नहीं, ठीक। और फिर इसके बाद अगला जो है हमारा क्या है कि 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी 3 साल में। करीब करीब जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है वाराणसी से दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली जो चलती है ये ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस 180 के रफ्तार कहा जाता है, इसकी 3 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, ऐसा ही उन्होंने वादा किया है। देखते हैं कब तक संपन्न होता है। महत्वपूर्ण आवंटन क्या क्या है, महत्वपूर्ण आवंटन मतलब क्या क्या किया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य। 2022-23 तक पीएम आवास योजना के तहत करीब करीब, याद रख लीजिएगा, 80,000, ठीक, करीब करीब, देखिए क्या लिया गया 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करना है। मतलब 80 लाख लोगों को हम लोग क्या करेंगे, घर देंगे पीएम आवास योजना के तहत। कितने साल में, 2022-23 में कहा गया है कि हम लोग करीब करीब 80 लाख घरों को पूरा करेंगे और लोगों को देंगे घर पीएम आवास योजना के तहत। नल जल परियोजना पर कितना खर्च किया जाएगा, 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा कि नल से जल परियोजना के तहत लोगों को स्वच्छ पानी दिया जाएगा। उसके लिए खर्च किया जाएगा। बिहार के 13 जिले शामिल है ना, तो आप याद कर लीजिएगा बिहार के कितने जिले शामिल है, ठीक। फिर उसके बाद कहा गया स्वास्थ्य पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए खुला मंच बनाया जाएगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा। इन सभी चीजों को भी संपन्न करने की बातें कही गई है। पीएम विद्या के तहत 200 चैनलों को जोड़ा जाएगा। उसमें 200 चैनलों में क्या किया जाएगा, 200 चैनलों में क्या किया जाएगा, पढ़ाई के बारे में ज्ञान दिया जाएगा, आपकी पढ़ाई के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से कौन सा कोर्स कंप्लीट करिए, सब चीज फ्री कराया जाएगा चैनलों के माध्यम से, कहा गया है। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाएगी, लैब वगैरह भी बनाए जाएंगे, कुछ गणित के लिए, साइंस के लिए, इन सभी चीजों के लिए लैब भी बनाए जाएंगे। लेकिन फिर इसके अलावा भी एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 2022-23 के बजट में इसको कहा गया है। तो इतनी चीजें इस बजट में आपको देखने को मिली। बजट का इतिहास मैंने बताया, सबसे पहले कौन पेश किया था, बजट के बारे में बताया कि प्रथम भारतीय किसने पेश किया था, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए किसने बजट पेश किया था, इस समय बजट किसने पेश किया है, ये निर्मला सीतारमण का कौन सा नंबर का बजट था। इन सभी चीजों को मैंने बताया कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत 5 नदी जोड़ो परियोजना के तहत
कौन कौन सी नदी को किस नदी से जोड़ा जाएगा, कहाँ पे डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जाएगा, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, कितने लाख लोगों को घर देने का वादा किया गया है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया है। केंद्र और राज्यों के बीच कर्मचारियों में कर में कितनी कटौती की जाएगी, इन सभी चीजों को मैंने आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसको 2 से 3 बार सुनिएगा कि सबसे ज्यादा हम लोगों का खर्चा कहाँ पे होता है, ब्याज देने में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग उधार पैसा लेते हैं, इसलिए ब्याज देने में सबसे ज्यादा खर्च होता है हमारे जीडीपी का। ठीक, फिर उसके बाद जीएसटी से दूसरा सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया गया है, और खर्च भी सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे कहाँ किया गया है, तो कर शुल्क पे किया गया है। तो डिजिटल एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की जाएगी। इन सभी चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, तरह तरह के लोग अपना निवेश करेंगे पैसा, और क्या कर सकते हैं। ठीक, तो ये सभी चीजें महत्वपूर्ण रहती है हमारे केंद्रीय बजट 2022-23 की। तो इसको आप अच्छे से संपन्न कर लीजिएगा, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये 100% आपके एग्जाम में काम आने वाली चीजें हैं। तो आज का हम लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो इसको 2 से 3 बार देखिए, ना आए तो फिर चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब के मर जाइए, क्योंकि इतना से नहीं आ सकता है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।